गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th। आज हमारे पास जो टॉपिक है फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म के अंडर, वो है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने जो रेबेलियन ऑफ बस्तर पढ़ा था, बस्तर और जावा का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पिछली क्लासों में दिया था कि एक रेबेलियन शुरू हुआ था। उसमें जो मेन रेबेलियंस थे फॉरेस्ट को लेके, वो बस्तर के, एक तो किंगडम ऑफ बस्तर के थ्रू था, एक था जावा जो हमें इंडोनेशिया में है। जावा का जो इलाका था वो भी पहले जो था जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन आज यही इलाका वन ऑफ द मोस्ट ये राइस का प्रोडक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में। तो अब जो जंगल वहाँ थे वो कहाँ गए? मेन हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जो जंगल थे, आज वहाँ जंगल नहीं है, आज वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन होती है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन जो होती है वो जावा में होती है, जो इंडोनेशिया में है। जिस तरह इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना के जंगलों पे कब्ज़ा किया था और वहाँ की लकड़ियों के उन्होंने अपने रेलवेज़ में, अपने शिप्स बनाने में यूज़ किया था, टिम्बर को यूज़ किया था। 1/6 जो एरिया था सिर्फ इंडिया का, वो एग्रीकल्चर में था, बाकी सारा पार्ट जो था वो सारा इंडिया में फॉरेस्ट था। उसका भी 2/3 जो था वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में लिया था। उसी तरह से जावा में जो था, जावा में जो डच लोग थे, डच लोग, हम नीदरलैंड्स या बेल्जियम का इलाका जो है उनको डच बोलते हैं, उन्होंने ही अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी जावा में, और उनका मेन मकसद था वहाँ के जो टिम्बर को यूज़ करना अपने शिप्स बनाने के लिए। तो फॉरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन जावा जो है इंडोनेशिया में है। कॉलोनियल रूल इन जावा वाज बाय डच नीदरलैंड। टुडे जावा इज़ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, बट वंस एट टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट गए कहाँ? तो वही हमने पढ़ना है कि ये फॉरेस्ट गए कहाँ, आज यहाँ राइस क्यों है, जंगल कहाँ गए। डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा। जिस तरह से इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू की थी, उसी तरह से डच ने क्या कहा, यहाँ अपना, उन्होंने अपने जो चालाक लोग थे वो अपने स्किल्स यहाँ यूज़ किए और उसको फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, हम यहाँ पे जंगलों का रख रखाव करेंगे, नए पेड़ लगाएंगे वगैरह, लेकिन वो सब उनको अपने फ़ायदे के लिए था। तो डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट जावा। टिम्बर टू बिल्ड शिप्स। उनने टिम्बर, जैसे मैंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंडर हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक ही किस्म के पेड़ लगाए, वो किस्म के पेड़ जो उनके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ होते थे। इस तरह डच वालों ने भी यही किया, जो डच लोग थे उन्होंने भी यही किया, उन्होंने भी वैसे ही पेड़ लगाए जिनसे वो टिम्बर निकलता था, वो टिम्बर अपने शिप्स में वो यूज़ करते थे। फिर पीपल ऑफ जावा बढ़ेंगे, जावा के पीपल में जाओ, उसमें क्या था, वुड कटर्स ऑफ जावा। वुड कटर्स ऑफ जावा, उसमें क्या था कि जो लकड़ी काटने वाले थे, कालंग्स जो थे वो एक ऐसी कम्युनिटी थे जो काफ़ी स्किल्ड थे, काफ़ी हुनरमंद थे लोग, जो लकड़ी काटने में उनको पता था लकड़ी किस तरह से कब काटनी है। तो ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्ट कल्टिवेटर्स ऑफ जावा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी हमने पीछे पढ़ी है, किस तरह शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है, तो वो सब रिपीट हो रहा है, अब अलग कम्युनिटी में होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी, किस लिहाज से कि क्योंकि उनको ये काफ़ी स्किलफुल थे जंगल काटने में। अब जो अंग्रेज़ों की तरह जो डच थे, वो तो अब अपने मुल्क से मज़दूरों को नहीं लाते, वो उनको काफ़ी महंगा पड़ जाता। उन्होंने कलंग्स पे ही अपनी ये इंटरेस्ट दिखाया, और उनको जब उन्होंने देखा कि कलंग्स काफ़ी अच्छे कल्टिवेटर्स हैं, काफ़ी अच्छे कटर्स हैं, वुड कटर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन 1755 ड्यूरिंग द स्प्लिट ऑफ मातारम किंगडम, द 6000 कलंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम्स। 1755 में जो 6000 कलंग्स फैमिलीज थी, उनको इक्वली डिवाइड कर दिया दो किंगडम में। अब वाई सो मच इम्पोर्टेंस गिवन टू देम। कलंग्स को क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती थी? कलंग्स को इसलिए इम्पोर्टेंस जाती थी, जो हमने पढ़ा कि ये अच्छे वुड कटर्स थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उनको महारत हासिल थी, वो ये वहाँ के बस्कीन थे, इसलिए उनको जो वहाँ के राजा थे वो भी उनको हायर करते थे, राजाओं के लिए काम करते थे। तो
इससे उनसे उनका गुजारा भी चलता था और राजाओं का काम भी होता था। अंडर कॉलोनियल पीरियड क्या हुआ, डच ट्राई टू मेक कलंग्स वर्क अंडर देम फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डच लोगों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया, उसमें उनको फॉरेस्ट काटने पड़े। फॉरेस्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ पे क्या था, एक ही किस्म के पेड़ लगाने, वो पेड़ जो उनको अपने फ़ायदे में काम आते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि हम कलिंग्स को अपना गुलाम बनाएंगे और उनसे जंगलों में काम लेंगे। इन 1770 कलंग्स resisted by attacking a Dutch fort of Jona, but the uprising was suppressed। अब जब कलंग्स को ये पता लगने लगा कि जो ये डच है, डच हम पे ज़बरदस्ती करेंगे, हमें वो अपना गुलाम बनाएंगे, तो उन्होंने उसका रिवोल्ट किया, रजिस्ट करना होता है, रिवोल्ट किया। और 1770 में उन्होंने क्या किया, डच के एक फोर्ट पे जो जोना में था, एक जगह थी जोना, वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया। अब जब ये बगावत शुरू हुई तो बगावत को ज़्यादा देर चल नहीं पाई, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए उन पे हमला करने के लिए। तो डच जो थे उनके पास अपनी आर्मी थी जैसे, तो उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया, उनको उनकी जो बगावत को उन्होंने वो रोन दिया। इस वजह से जो कलंग्स थे वो उन पे ज़्यादा ये अपनी उस बगावत को ज़्यादा देर चला नहीं पाए। तो ये आप एक मैप देख सकते हो, ये डच ईस्ट इंडीज़ जो कंपनीज़ है, तो कहाँ कहाँ पे ये आप इंडोनेशिया का कोलालमपुर देख सकते हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब आप देखोगे जावा कहाँ पड़ता है, जावा एक आइलैंड पड़ता है जो कि ये कोलालमपुर इंडोनेशिया हो गया, उसके साथ में ही यहाँ पे आपका ये डच एरिया जो पड़ता है, ये सब उस टाइम पे जंगलों से घिरा हुआ था। तो इसी पे जो डच ईस्ट इंडीज़ थे उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया था। तो यूरोपियन पॉपुलेशन इन 1930 लेस दैन 1%, चाइनीज़ 91.2%, शुगर एस्टेट्स मोस्टली डच ओन्ड। तो डच के पास ज़्यादातर रबर की और शुगर की इंडस्ट्रीज़ थी जो जंगलों में ही पाई जाती थी। तो उसके बाद जो हमारे पास ये पढ़ेंगे हम कि सैमिन्स चैलेंज, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे।